हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9 का एसएसटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी को आपको याद कर लेना है। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैक ने जो मॉडल सेट निकाला है, सेट 1, सेट 2 और सेट 3, तीनों सेट को आपको याद कर लेना है। और साथ में यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये टोटल 4 सेट हो गया। चारों सेट को अगर आप कर लेते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है। ठीक है, सेट 2 सेट 3 मैंने अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा बिजी था। सेट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। मॉडल जो क्वेश्चन आया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन, यातना शिविर या यातना गृह का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर देखिए, विरोधी लोगों को बिना कोई मुकदमा चलाए ऐसे बड़े कैदी कैंप में रखना जो ऐसी लोहे की तारों से सुरक्षित हो जिसमें बिजली दौड़ रही है, तो इसको यातना गृह कहा जाता है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, स्लीपर से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक रखते हैं उसे स्लीपर कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, याद करते चलिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो इसका उत्तर देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा मालाबार तट और कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, जीवमंडल नीचे से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण दें। तो इसका उत्तर देखिए, जीवमंडल नीचे एक बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ प्रत्येक पादप एवं जीव प्रजातियों को प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है। 2 उदाहरण इस प्रकार है, पहला देखिए नंदा देवी उत्तराखंड और फिर दूसरा है नोकरेक मेघालय। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर देखिए, एक निर्वाचन क्षेत्र जिसमें से मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिविल अधिकार कौन से होते हैं? सिविल अधिकार कौन से होते हैं? वैसे तो 5 का ही आंसर देना है आपको, लेकिन हम लोग यहाँ पर 6-7 को भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है 6-7 भी आपका एग्जाम में आ जाए। देखिए, सिविल अधिकार कौन होते हैं? उत्तर, जीवन का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, वंश निर्माण का अधिकार एवं संपत्ति रखने का अधिकार आदि कुछ सिविल अधिकार है। फिर देखिए दूसरा 7 नंबर, भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता कितनी है? तो इसका उत्तर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति दिन प्रति व्यक्ति एवं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगला, लघु उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए 8 नंबर, जर्मनी में नाजीवाद के विजय के प्रमुख प्रभाव क्या थे? तो इसका उत्तर देखिए, जर्मनी में नाजीवाद के विजय के प्रमुख प्रभाव या परिणाम इस प्रकार थे। क नंबर, जर्मनी में नाजीवाद के विषय पर परिणाम यह हुआ कि वहाँ की सत्ता हिटलर के हाथ में आ गई और उसने सैनिक शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया। फिर देखिए ख नंबर, जर्मन के लोग प्रथम विश्व युद्ध में हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध की तैयारी करने लगे और विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। परिणाम स्वरूप अन्य देशों में भी शस्त्र की होड़ लग गई, अतः दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हो गई। फिर देखिए 9 नंबर, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तन ने बागान मालिकों को कैसे प्रभावित किया? तो इसका उत्तर देखिए, आप इस प्रकार लिख सकते हैं, बागान मालिक जो प्राय यूरोपीय ही होते थे उन्हें नए वन कानूनों से काफ़ी लाभ रहा। एक तो उन्हें बड़े बड़े जंगलों को काटकर वहाँ अपने चाय, कॉफ़ी और नील आदि के बागान स्थापित करने आसान हो गए, और दूसरे उन्हें घुमंतू लोगों, चारवाहा समुदाय के लोगों तथा आदिवासियों को अपने पास नौकर रखने का अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि अब उन जातियों से वनों को लाभ उठाने से सभी अधिकार छीन लिए गए थे। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए यूरोपीय बागान मालिकों ने आदिवासी जातियों का खूब शोषण किया। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 10 नंबर, भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है? नाम लिखिए। तो भारत में 4 ऋतुएं होती है मुख्यतः,
देखिए पहला शीत ऋतु जो कि दिसंबर से फरवरी है, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जून से सितंबर और पीछे हटता मानसून अक्टूबर से नवंबर। इसे आप नोट कर लीजिए। और वैसे बसंत और पतझड़ भी होता है, लेकिन मुख्यतः 4 ऋतु ही पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है? एक उदाहरण दक्षिण और एक उत्तर क्षेत्र का दे। तो इसका उत्तर देखिए, भारत के जैव विविधता के परिरक्षण और संरक्षण क्षेत्र जो जैव आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर में जैव आरक्षित क्षेत्र फूलों की घाटी उत्तरांचल है और दक्षिण में नीलगिरी केरल में है। पहले वाले क्षेत्र को नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र और दूसरे को नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। चुनाव चिन्ह क्या होते हैं? उन्हें कौन प्रदान करता है? तो इसका उत्तर देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना चुनाव चिन्ह होता है। चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देता है। जैसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ तथा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। अब देखिए 14 नंबर, मौलिक अधिकारों से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर देखिए, वे मूलभूत आवश्यकताएं जो व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए परम आवश्यक होती है, उन्हें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहा जाता है। अधिकारों का प्रयोजन मनुष्यों में निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करना है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? तो इसका उत्तर देखिए, नात्सी सरकार ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। क नंबर देखिए, युवाओं का विचार परिवर्तन। उनकी बाल्यावस्था से ही नात्सी सरकार ने बच्चों के मन मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्हें वैचारिक प्रशिक्षण द्वारा नात्सीवाद की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। फिर देखिए ख नंबर, स्कूली बच्चों का विचार परिवर्तन। नात्सी सरकार ने अपनी विचारधारा द्वारा नए पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकें तैयार करवाई। कई युवा चित्रकारिता कार्यक्रम बनाए गए। इन सबके द्वारा उन्हें नम्रता और कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया गया। उन्हें कहा जाता था कि वे यहूदियों से घृणा और हिटलर की पूजा करें। फिर देखिए नेक्स्ट ग नंबर, खेल गतिविधियाँ। उन सभी खेल गतिविधियों खासकर बॉक्सिंग को प्रोत्साहित किया गया जो बच्चों में हिंसा तथा आक्रामकता की भावना पैदा करती थी। फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर, लड़कियों का विचार परिवर्तन। लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी कि उन्हें अच्छा माँ बनना था तथा शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों का लालन पालन करना होगा। यहाँ पर था को आपको नहीं लिखना है, होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 16 नंबर, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखिए, वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाकर वन समस्या का हल किया जा सकता है। पहला क नंबर देखिए, वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। दूसरा, अति चराई पर रोक लगाई जाए। तीसरा, वनों के वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना चाहिए। फिर देखिए घ नंबर, वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। फिर देखिए अंग नंबर, वन क्षेत्र को सुरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। च नंबर, लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो, इसके लिए पूरक साधनों का विकास किया जाए। इतना च नंबर तक लिखिएगा, काफ़ी है। 6 ज को आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, मानसून में पवनें हैं जो समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेती है। इसी के परिणाम स्वरूप ऋतुओं का चक्र चलता है। अतः मानसूनी विभिन्नता के आधार पर वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए क, शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी। ख नंबर, ग्रीष्म मार्च से मई। फिर देखिए ग नंबर, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी ऋतु वर्षा ऋतु जून से सितंबर। फिर देखिए घ नंबर, शरद ऋतु या पीछे हटती दक्षिण पश्चिमी मानसूनी ऋतु पीछे हटते
मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर। अब देखिए मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। क नंबर, भारत में पवन विमुख ढालों, दृष्टि, छाया क्षेत्रों और थार जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी स्थानों में पर्याप्त मानसून वर्षा होती है। ख नंबर देखिए, इस ऋतु के आरंभ में पश्चिमी घाटों की पवनाभिमुख ढालें भारी वर्षा प्राप्त करती है, अर्थात 250 सेंटीमीटर से अधिक। फिर देखिए ग नंबर, वृष्टि छाया क्षेत्र दक्षिणी पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी स्वल्प वर्षा होती है। फिर देखिए घ नंबर, देश के उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसे मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। मासिन राम मेघालय में है और यहाँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है, इसको आपको याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अंग नंबर, भारत का मानसून विराम लेता है, अर्थात वर्षाहीन अवकाश के साथ रुकता है। वर्षा के स्थानीय वितरण की अवधारणा करने वाली मानसूनी द्रोणी के कारण ही होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, बस अंग नंबर तक कर लिखिएगा आप, सही हो जाएगा, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? तो इसका उत्तर देखिए, भारत में वनस्पति और जीव जंतुओं की विशाल विरासत है, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है तापमान। भारत में हर प्रकार का तापमान और जलवायु पाई जाती है। कुछ प्रदेशों में सम जलवायु है, जबकि कुछ प्रदेशों में विषम जलवायु पाई जाती है। यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। हिमालय में तो ऊंचाई के साथ साथ धूप के वितरण में भी अंतर आता जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ रही होती है तो दक्षिण में बहुत गर्मी होती है। इस तरह हर प्रकार का तापमान मिलने से भारत में हर प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट धूप। धूप देखिए, सूर्य की रोशनी जो ऊंचाई, भूमध्य रेखा से दूरी, दिन की लंबाई और ऋतुओं पर निर्भर करती है। वनस्पति और जीव जंतुओं के विकास पर काफ़ी प्रभाव डालती है। भारत एक गर्म देश है, इसीलिए यहाँ धूप की कमी नहीं, जिसके लिए वृक्ष वनों में एक दूसरे से ऊपर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। पशुओं को भी धूप बहुत पसंद है, जिसकी भारत में कमी नहीं। फिर आगे देखिए वर्षा। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा में भी बड़ी विभिन्नता पाई जाती है। भारत में 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश भी हैं, मध्यम वर्षा वाले भी और कम वर्षा वाले भी। इसलिए भारत में हर प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। इतना तक आंसर लिखिएगा, काफ़ी है। आप चाहे तो यहाँ पर मृदा पर भी लिख सकते हैं, धरातल पर भी लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट करके इसे आप रख लीजिए, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। हम लोग अब डायरेक्ट 19 नंबर आते हैं। भारत में खाद्य की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो इसका उत्तर देखिए, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा की धारणा को निम्न आयाम है। क नंबर देखिए, खाद्य की उपलब्धता। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जनसंख्या के लिए खाद्य की भौतिक उपलब्धता आती है। इसमें देश के भीतर खाद्य उत्पादन, खाद्य आयाम और सरकारी अन्य भंडारों में एकत्रित पिछले वर्षों के भंडार शामिल होते हैं। फिर देखिए ख नंबर, खाद्य की सुलभता एवं पहुंच। इसका अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच के भीतर हो। फिर ग नंबर देखिए, खाद्य की सामर्थ्यता। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकता का खाद्य खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हों। फिर देखिए घ नंबर, पौष्टिक खाद्य। उपलब्ध खाद्य व्यक्ति की आहार संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ही नहीं बल्कि सुरक्षित एवं पौष्टिक भी होना चाहिए। फिर देखिए अंग नंबर, सभी समयों में उपलब्ध। एक देश किसी विशेष समय में खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है, परंतु खाद्य सुरक्षा से आशय दीर्घकाल के लिए खाद्य में आत्मनिर्भर होना है।
तो इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का एसएसटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद कर लेना है ताकि आपका एग्जाम अच्छा से जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।